नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही है, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं जो ओरियो ई मंडी के एजीएम हैं, और साथ ही कुणाल शाह हैं जो निर्मल वंग के रिसर्च हेड है, कमोडिटी रिसर्च हेड है। और साथ ही आगे हमारे साथ जीसीएल के टेक्निकल एनालिस्ट गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड से अमित खरे होंगे। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की कमोडिटी मार्केट की कुछ बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो आज कल की बड़ी गिरावट के बाद यहाँ रेंज में ही कारोबार हो रहा है। 47,500 के आसपास ही गोल्ड घूम रहा है। और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से और WHO के बयान जिस तरह से आए हैं कि ओमिक्रॉन बहुत माइल्ड भी नहीं है, इसे माइल्ड कंसीडर करना सही नहीं होगा, इस बयान से निचले लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन फेड के सख्त बयान से यहाँ पर दबाव भी है। चांदी में आज भी दबाव है, हालांकि एक रेंज में ही है। कल बड़ी गिरावट तक MCX पर 2000 तक की गिरावट देखी, और बॉन्ड यील्ड जिस तरह से 10 महीने की ऊंचाई पर पहुंचे हैं उसका भी यहाँ पर दबाव है। क्रूड की बात करें तो कजाकिस्तान में तनाव बना हुआ है। लीबिया में सप्लाई काफी कम हो गए हैं, वहाँ मेंटेनेंस की वजह से पाइपलाइन में दिक्कतें हैं, और पाइपलाइन और वाइल्ड फील्ड अभी शटडाउन मोड में है कई सारी जगहों पे। तो रोजाना 5 लाख बैरल उत्पादन कम हो गए हैं। तो ये वजह है क्रूड को सपोर्ट मिलने की। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो अगले हफ्ते जो पुराना अनुमान था उससे कम मांग रहने की संभावना जताई जा रही। तो ये नेचुरल गैस को लेकर बेस मेटल्स में कॉपर, जहां पर फेड दरें अनुमान से पहले बढ़ने की संभावना के बाद जब डॉलर में मजबूती आई है उसका यहां पर दबाव बना है। लेकिन आज के दिन यहां पर तेजी दिख रही है। जिंक की बात करें तो यहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, हालांकि फेड के रुख से चिंता तो है पूरे बेस मेटल्स को लेकर। निकेल की बात करें तो मजबूत डॉलर और सप्लाई की चिंता कम हुई है यहां पर, यह खबर निकेल को लेकर। एल्युमिनियम लगातार तेजी बना रहा है और आज सबसे टॉप गेनर में है बेस मेटल्स में। ऊंचे एनर्जी कॉस्ट, खास करके यूरोप में जिस तरह से कॉस्ट बढ़े हैं एनर्जी के, वहां के स्मेल्टर्स बंद है, उत्पादन काफी कम हो गए हैं। यह वजह है जो लगातार एल्युमिनियम की कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। और अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री वायदा की। सबसे पहले मेंथा की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट के जिस तरह से एग्री एक्सपोर्ट के खास करके जिस तरह से बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं उसका फायदा यहां पर मिला है और लगातार अब सपोर्ट बन रहा है। हालांकि कंज्यूमर डिमांड एक बेहद चिंता की विषय है, पूरे ही एग्री मार्केट को लेकर है। कॉटन की बात करें तो सितंबर नवंबर के दौरान जो बारिश हुई थी उससे क्वालिटी काफी हैम्पर हुई कॉटन की, और उससे लग रहा है कि यहां पर कीमतों को आगे और सपोर्ट मिलेगा और एक और भी नई ऊंचाइयों की तरफ कॉटन जा सकता है। हल्दी की बात करें तो यहां भी भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। ये डैमेज कितना है ये अभी तक उतना अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अलग अलग एक्सपर्ट 25 से 30% नुकसान की आशंका जता रहे हैं। जीरे की बात करें तो गुजरात में उत्पादन एरिया बढ़ने से यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। धनिया की बात करें तो इस सीजन में कम सप्लाई से यहां पर तेजी है, और आज सभी स्पाइसेस में जो तेजी आई उसमें धनिया भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, टॉप गेनर भी है। कैस्टर की बात करें तो कोरोना के मामले बढ़ने से मांग घटने का यहां पर डर लगातार है और उस वजह से ऊपरी लेवल पे दबाव भी बना है। ग्वार की बात करें तो क्रूड कीमतों में तेजी से यहां पर भी सपोर्ट मिल रहा है और आज के सत्र में करीब करीब 2% तक की मजबूती ग्वार गम और 1% तक की तेजी हम ग्वार सीड में देख रहे हैं। चलिए, तो कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बुलियन मार्केट की, जहां हमने कल बड़ी गिरावट देखी लेकिन आज भी तेजी नहीं लौट रही है, एक सुस्ती है। गिरावट नहीं है लेकिन सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? हमारे साथ कुणाल जी है और तरुण है। कुणाल जी, आप क्या राय देंगे गोल्ड में आज के लिए? जिस तरह की सुस्ती है, किन लेवल्स पे आपको लगता है कि अब यहां से एंट्री करनी चाहिए? जी नहीं, इंट्राडे में तो सुस्ती कंटिन्यू रहेगी। गोल्ड इंट्राडे में थोड़ा वीक रह सकता है। 47,250 200 तक के लेवल आपको एक बार दिखा सकता है। मुझे एंट्री करने के लिए फंडामेंटली अगर आपको 1.5-2 साल के व्यू से बाई करना है देन आप बाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रेडर है तो इवनिंग सेशन में जो जॉब का डेटा है उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें बाइंग आ सकता है। आई वुड से अराउंड 49,200 के आसपास अगर आप बाई करेंगे तो आपको डेटा के पहले या डेटा के बाद एक थोड़ा सा अपसाइड गोल्ड में देखने मिल सकता है आफ्टर द डेटा कम्स। तब तक आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति बना के रखिए। ओके, तो ये भी है गोल्ड को लेकर, और खरीदारी भी है तो नीचे की तरफ आपको मौके देखने 47,200 के आसपास। तरुण, आप क्या सलाह देंगे? गोल्ड में क्या करना चाहिए आज इंट्राडे के लिए?
हाय गुड मॉर्निंग। हमारा भी ऐसा मानना है कि गोल्ड सेल ऑन राइज काउंटर है। जिस तरीके से हमने देखा है, जर्मन बॉन्ड यील्ड 2.5 ईयर के हाई पर है, यूएस बॉन्ड यील्ड 1.7 के ऊपर जा चुका है, विच इज 9 मंथ हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। साइमल्टेनियसली फेड ने क्लियर हॉकिश जो कमेंट दिया है कमिंग रीसेंट मीटिंग से, वो क्लियर करता है कहीं ना कहीं, है ना, फास्टर पेस ऑफ रेट हाइक होगा यूएस के अंदर। तो ऑल द फैक्टर्स है वो नेगेटिव है, सपोर्टिंग बस ओमिक्रॉन हो जाता है, बट जिसका हमने देखा है रिसेंटली कोरिलेशन काफी कम हुआ है कमोडिटीज के साथ। दैट्स व्हाई कमोडिटीज अभी बैक टू नॉर्मल हो चुकी है मोस्ट ऑफ दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन कोई रैली आएगी 47,800 या उसके आसपास सेलिंग करना चाहिए। 40,000 48,060 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आज या एक दो दिन के अंदर 47,000 तक आ सकता है। ओके, तो इनका ये व्यू है। और चांदी की बात करें तो चांदी में कल भारी गिरावट दिखी थी। अब यहाँ पर मौके आपको दिख रहे हैं या 60,000 के नीचे खरीदने की सलाह देंगे कुणाल जी? आई थिंक सिल्वर भी मेरा व्यू सेम है। सिल्वर भी मेरी राय में है इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा गिर सकता है, 59,700 800 तक आ सकता है। और शायद डेटा अगर थोड़ा भी नेगेटिव आता है तो आपको एक बाइंग देखने मिलेगी। अगर डेटा नेगेटिव नहीं आता है तो कोई फॉलोअप बाइंग भी नहीं आएगी। सो मेरी राय में डेटा आने तक सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए और बेच के काम कीजिए। ओके, तो अभी तक बेचने की ही सलाह दी जा रही है। तरुण जी, चांदी को लेकर आपकी सलाह क्या होगी आज के लिए? सिमिलर व्यू है जैसा कुणाल जी ने बोला। आई थिंक सेल ऑन राइज रहेगा, इस काउंटर के अंदर भी हाई सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं रेंज की बात करूं, मुझे लगता है फॉर मीडियम टर्म 63,500 हायर साइड पे इजीली ब्रेक नहीं होगा, 57,000 डाउन साइड पर इजीली ब्रेक नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से ग्रेजुअली गोल्ड के प्राइस गिरेंगे, उसका इम्पैक्ट सिल्वर पे भी आता हुआ दिखेगा। वेरी नियर टर्म में हो सकता है 59,500। अगर थोड़ा ब्रॉडर आउटलुक लूं तो 57,500 तक भी सिल्वर के प्राइस आ सकते हैं। ओके, तो सेल ऑन राइज की ये स्ट्रैटेजी दोनों ही जानकारों को लग रहा है कि चांदी में यहाँ पर करनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहाँ पर कई खबरें, एक तरफ यूएस में स्टॉक कम हो रहा है, दूसरी तरफ कजाकिस्तान में जिस तरह से तनाव है, और कजाकिस्तान भी करीब रोजाना 16 लाख बैरल का उत्पादन करता है। और लीबिया की अगर बात करें तो वहाँ भी सप्लाई की दिक्कतें, वहाँ सप्लाई कम हो गई है, पाइपलाइन मेंटेनेंस की वजह से बंद है, ऑयल फील्ड में काम काफ़ी कम हो गया है, और जो उनका कुल उत्पादन है उसमें से 5 लाख बैरल रोजाना उत्पादन कम हो गया है। ये ऐसे में कच्चे तेल की तेजी आपको कहाँ जाती दिख रही है कुणाल जी? जी, अभी कच्चे तेल में दो प्रॉब्लम आ गए हैं, नॉट जस्ट कजाकिस्तान, इवन लीबिया। सो लीबिया और कजाकिस्तान मिला के रफली ऑयल मार्केट में से 1.5 मिलियन बैरल का लॉस हो चुका है प्रोडक्शन का। सो जहाँ पे ओपेक धीरे धीरे करके 4-4 लाख बैरल प्रोडक्शन बढ़ाती थी, सो ओपेक ने पिछले 4 महीने में 1.6 मिलियन बैरल्स का मार्केट में प्रोडक्शन ऐड किया है। अभी इतना ही प्रोडक्शन इमीडिएटली एट थ्रेट है। सो अगर आप लीबिया का और लीबिया का टोटल प्रोडक्शन अगर डिस्टर्ब होता है, और सामने अगर आप देखेंगे कजाकिस्तान, वो कजाकिस्तान और लीबिया का मिला के जितना प्रोडक्शन का लॉस होने का फियर है, इतना तो प्रोडक्शन ओपेक ने बढ़ाया है लास्ट 4 महीने में। सो इसीलिए ऑयल बढ़ रहा है। सो इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है। फंडामेंटली बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन फॉरएवर नहीं है। तो मेरी राय में आप इंट्राडे के लिहाज से 59.30 के आसपास बाय करके 59.85-90 में बेचिए, 59.10 का स्टॉप रखिए। ट्रेडिंग के लिहाज से बाय कर सकते हैं, लंबी कोई तेजी नहीं है। ओके, यानी साफ राय है, लंबी तेजी नहीं है, और इंट्राडे के लिए करना है तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आगे आपको ज़्यादा तेजी नहीं दिख रही है। चलिए अब क्रूड पर तरुण जी आप बताइए, अब जो $85 का टारगेट आ रहा है गोल्डमैन सैक्स का फर्स्ट क्वार्टर के लिए, तो क्या लग रहा है कब तक ये आपको टारगेट लग रहे हैं ब्रेंट में? आई थिंक अर्लियर ये मार्केट में टॉक था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर के अंदर ऑयल मार्केट
सरप्लस में चला जाएगा। लेकिन अभी आई थिंक वो डेफिसिट में रहेगा और हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर ऑयल मार्केट में डेफिसिट रहे। जिस तरीके से प्रोडक्शन सप्लाई आउटेजेस होने का चांसेस है लिबिया से, दो कजाकिस्तान से एज ऑफ नाउ कुछ डिसरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन इश्यू एस्केलेट होगा तो सर्टेनली ऑफ मार्केट सप्लाईज होगा। तो वो क्लियर करता है कि ओपेक अब फर्दर प्रोडक्शन हाइक नहीं कर पाएगा फॉर सम टाइम नाउ, जो कि एक सपोर्टिंग फैक्टर है। सेकेंडली सीवियर हमने विंटर देखा है ऑयल फील्ड्स के जो एरियाज है नॉर्थ डकोटा एंड वेस्ट टेक्सास, तो वहां से हमने देखा है कि वहां पे अभी प्रोडक्शन शट हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि अपने जो अग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए जो प्रोड्यूसर है सप्लायर है वो एक्चुअली मार्केट से ऑयल खरीद रहे हैं। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे रहा है ऑयल के प्राइसेस को। 85 आई थिंक ऑनगोइंग रैली में आ जाना चाहिए, और बट ऐसा नहीं लगता मुझे कि बहुत लंबी तेजी आएगी, क्योंकि फैक्टर है कूल ऑफ होंगे ही। एंड ब्रॉडर व्यू अगर ले तो लगता है 85 90 हायर ट्रेजेक्ट्री, 65 और 60 लोअर ट्रेजेक्ट्री, ये दोनों ही रेंज इजीली इस साल ब्रेक नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो आई थिंक मैं भी बाय करना प्रेफर करूंगा 58 80 के आसपास इन द डोमेस्टिक गोल्ड से। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते के अंदर ऑयल के प्राइसेस समवेयर क्लोज टू 6100 के आसपास होंगे। ओके ओके। और तरुण जी, बेस मेटल्स में कोई आपकी तरफ से टॉपिक आज के लिए? आई थिंक चॉपीनेस हमने देखा है मोस्ट ऑफ दिसंबर के अंदर, और वो कंटिन्यू करेगा। कॉपर 755 हायर साइड पर नहीं ब्रेक कर पा रहा है, नीचे 720 पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। 750 के आसपास आप इसमें सेल कर सकते हैं, 720 के आसपास मिले कभी भी तो बाय कर सकते हैं। इवन अगर हम देखते हैं निकल, निकल में भी हमने सिमिलर पैटर्न देखा है। 1430 डाउन साइड पे ब्रेक नहीं कर रहा है, 1480 हायर साइड पे ब्रेक नहीं कर रहा है। आई थिंक इसी रेंज में प्ले होगा, रेंज के हिसाब से प्ले किया जा सकता है। जिंक की बात करें, आई थिंक वो भी इजीली 280 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है, एंड 290 92 हायर साइड पर अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसी दायरे में मूव कर रहा है। आई थिंक रेंज का मार्केट है, इसमें अगर सपोर्ट्स के आसपास आते हैं तो लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के आसपास आते हैं तो शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हुए बेस मेटल्स में। हालांकि सारे ही बेस मेटल्स में तेजी दिख रही है और एल्युमिनियम सबसे टॉप गेनर है, करीब करीब 1.25% की तेजी है। कुणाल जी, कोई टॉपिक आज के लिए अगर कोई खरीदना हो, अगर कोई एक काउंटर बेस मेटल्स में, तो आप क्या सलाह देंगे? एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए। एल्यूमिनियम मुझे तेज लग रहा है। 240 की रेट आपको इवनिंग सेशन तक देखने मिल जाएगी। ओके ओके। तो कुणाल जी की तरफ से एल्युमिनियम खरीदारी की सलाह है, 233 रुपये में खरीदे, 231 रुपये 50 पैसे का स्टॉपस लगा ले, 236 रुपये 90 पैसे। उनको लग रहा है कि एल्युमिनियम में तेजी बढ़ सकती है। चलिए बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, और बात करने के लिए हमारे साथ GCL के टेक्निकल एनालिस्ट अमित खरे भी जुड़ गए हैं। अमित जी, सबसे पहले ग्वार पे बताइए, ग्वार में अच्छी तेजी दिख रही है, क्रूड की कीमतों के तेजी के साथ यहाँ पर ग्वार की भी तेजी बढ़ी है। हालांकि उस कॉल्स को देने से पहले ग्राउंड पर स्थिति बताइए क्या है, बारिश किस तरह की हो रही है राजस्थान में अभी? जी जुआन जी, थैंक यू। बारिश की अगर बात करें तो देखा जाए तो लगभग लगभग इंडिया में सभी जगह अच्छी बारिश इस बार हो रही है जनवरी में। और मुझे लगता है जनवरी की बारिश से जो अभी की जो करंट की जो फसल है, जैसे चना हो गया या फिर सरसों हो गया, इनको फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे अगर अपन ग्वारशीट ग्वारगम की बात कर ले तो ग्वारशीट ग्वारगम के लिए मेरी ग्राउंड लेवल पे काफी किसानों और व्यापारियों से बात होती रहती है। उनके अकॉर्डिंग इस बार का जो फंडामेंटल या डेटा जो है, फसल के आंकड़े जो है, वो लगभग 35 से 40% कम आने के हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू चार्ट और फंडामेंटल को भी अगर अपन मिला लें तो प्राइस के लिए, कीमतों के लिए सपोर्टिव बना हुआ है। तो आगे चल के मेरे को लगता है कीमतों में आगे अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। जी ओके। ये काफ़ी जगह ओलावृष्टि जैसी खबरें भी आ रही है, साथ ही बारिश की वजह से फसलों को भी, राजस्थान एमपी जैसे कई एमपी के कई जिलों में काफ़ी बारिश हुई है, उससे नुकसान भी हो रहा है। तो इन खबरों के बीच क्या लग रहा है, किसको फ़ायदा होगा, किन फसलों में, किन एग्री कमोडिटीज़ में आपको लग रहा है इस वजह से तेज़ी आ सकती है? जैसे बारिश की वजह से अगर अगर देखें तो अगर ये बारिश कंटिन्यू 4-5 दिन और रहती है आगे जारी, तो हो सकता है सरसों और चने की फसल को नुकसान हो। क्योंकि जैसे अगर अपन ग्वारशीट ग्वारगम की बात करें तो ऑलरेडी इनका फसल अक्टूबर नवंबर में आ चुकी है।
तो देखा जाए तो इस पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इफ़ेक्ट पड़ने वाली कमोडिटी है वो सरसों और चना है मेनली, तो इन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर 4-5 दिन और बारिश जारी रहती है, तो इनकी प्राइसेज़ में आगे जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी, विस्मय जी। ओके। अमित जी, अब आपसे स्पाइसेस पे एक एक करके कॉल लेता हूँ। जीरे पे आपकी क्या राय है और कोरिएंडर पे? जीरा और कोरिएंडर में क्या करना चाहिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो? जी, विस्मय जी, जीरा जो है काफ़ी अच्छी जगह से जैसे 13,000 के आसपास से एक इसने अच्छा बॉटम बनाया था और प्राइस जो है अभी अपन मार्च वाले जीरे की बात कर लेते हैं तो 18,050 के आसपास इसका एक भाव है। और लेवल्स की अगर फ्रेश ट्रेड की अगर बात करें तो मेरे को मार्च जीरा जो है 18,230 के ऊपर तेजी इसमें लगती है। 18,230 के ऊपर मार्च वाला जीरे में फ्रेश तेजी करनी चाहिए। आगे चल के हफ्ते डेढ़ हफ्ते में मेरे को 1,200 तक के भाव इसमें सकते हैं और यानी जीरा और कोरिएंडर दोनों ही खरीदारी की सलाह अमित जी की तरफ से है। और जीरे का जो टारगेट दे रहे हैं 19,200, यानी बड़े टारगेट के लिए आप यहाँ पर जीरा खरीद सकते हैं। वही धनिया की अगर बात करें तो धनिया भी इनकी खरीदारी की सलाह है और जो टारगेट आ रहा है वो 10,500 पहला टारगेट है, फिर 10,900। और टर्मरिक में अमित जी क्या करना चाहिए? इसी में मेरे को लगता है कि अभी यहाँ पे ये 10,500-600 का ये भाव है अप्रैल वाला, इस पे बाइंग से बचना चाहिए क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरी 2-3 किसानों से बात हुई है कि टीएमसी की फसल इस बार काफ़ी अच्छी है। तो मेरे को लगता है 10,600, 700 या 11,000 के जो भाव हैं टर्मरिक के, वो एक बार मुनाफ़ा वसूली के हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी माल है, उनको अपना माल हेज करना चाहिए या फिर मुनाफ़ा बुक करना चाहिए। जी, विस्मय जी। ओके, तो ये व्यू है कोरिएंडर, टर्मरिक और जीरे तीनों पर। ये तरुण, अब आप बताइए स्पाइसेस में क्या करना चाहिए? जिस तरह की तेजी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, क्या लग रहा है कहाँ तक भाव जा सकते हैं? अब एक एक करके तीनों स्पाइसेस पे बताइए। आई थिंक जीरा ने काफी अच्छा जम दिया है। 15,000 के आसपास काफी अच्छा बेस बना है सिंस देन हमने इसमें रैली देखा है और मुझे अभी भी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट हो रहा है 18,000 18,500 तक आ सकता है। टर्मरिक में मुझे भी ऐसा लगता है कि क्रॉप साइज अच्छा होगा, टर्मरिक के भाव सस्टेन नहीं कर पाएंगे एंड ग्रेजुअली प्राइसेस जो है, दो अभी रेन की वजह से सपोर्ट जरूर मिला है इन द प्रोड्यूसिंग बेल्ट, बट मुझे लगता है ग्रेजुअली पाथ रहेगा वो सॉफ्टर टोन का रहेगा एंड प्रॉब्ली हो सकता है कि 9,000 के आसपास शॉर्टर टर्म में टर्मरिक के प्राइस देखने को मिले। ओके ओके, तो ये व्यू है स्पाइसेस को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की, जहाँ पर भी रफ्तार लगातार बनी हुई है। हालांकि बहुत ही जो स्टेट लेवल पर जो फेडरेशन है कॉटन से जुड़े हुए, उन लोगों की डिमांड है कि कॉटन के एक वायदा को बैन किया जाए, क्योंकि उस वजह से स्पेकुलेशन बढ़ रहे हैं। कुणाल जी, कॉटन को लेकर आपका व्यू है क्या? जो जिस तरह की तेजी हम इंडियन मार्केट में कॉटन में देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या ये जस्टिफाइड आपको लग रहा है? जी हाँ, एब्सोल्युटली जस्टिफाई है। अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा कॉटन में जो बूस्ट है वो है एक्सपोर्ट साइड से। इंडिया इज नाउ बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड सो ऐसे माहौल में जो आपकी कॉटन की डिमांड है वो बढ़ रही है और आपके पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम है, प्रोडक्शन कम है। सो कॉटन में मंदी होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। कॉटन के प्राइजेस में ये जो तेज़ी है वो बरकरार रहेगी। ये छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे बट अभी भी ध्यान कॉटन में तेजी का ही है। ओके ओके, यानी कुणाल जी का मानना है कि फंडामेंटल्स मजबूत है, छोटे मोटे करेक्शन आएंगे लेकिन यहाँ तेजी ही दिख रही है। अमित जी, अब ऐसे में जब तेजी ही दिख रही है तो आप कॉटन और कॉटन केक, इन दोनों पर आपकी कॉल आज के लिए क्या होगी? कॉटन और कुकुट के लिए मेरी कॉल ये है, जिस जनवरी वायदा अभी 36,050 के आसपास का भाव है, इसका जो परसों नरसों का हाई है 36,380, उसके ऊपर मतलब 36,400 के ऊपर ही ट्रेडर्स को नई फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। और मेरे को लगता है 2-4 दिन में कॉटन के भाव जनवरी वायदा का 37,200 के आसपास तक आ सकते हैं। तो 36,400 के ऊपर खरीदारी करें, 37,200 का टारगेट रखें और 35,900 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कुकुट फरवरी वायदे की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा घटे में मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि अगर भाव जो है 3350 3320 के आसपास अगर ये मिल जाते हैं, वहां पे इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और आगे चल के हफ्ते भर का इसका टारगेट जो है मेरा 3550 3550 से लेके 3600 तक का है
और इसमें ट्रेडर्स को जो है 3220 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर कॉटन सेक्टर का बहुत बढ़िया पॉजिटिव है। अभी जो इसके वायदे को बंद करने की जो बात अभी आ रही थी, तो कल ही पीयूष गोयल जी ने उसके लिए मना किया है कि कॉटन वायदा या कुकुट वायदा इंडेक्स से बंद नहीं किया जाएगा। तो कल ही हमने इसकी कीमतों में नीचे से बहुत अच्छा बाउंस देखा है, तो इसमें ओवरऑल बाय के ट्रेड भी रिकमेंड करें। जी विष्णु जी। ओके यानी अच्छी खबर है अपना जो मार्केट को स्टेबलाइज होने में जो और कुणाल जी कह भी रहे हैं कि फंडामेंटल्स की वजह से यहाँ पे तेज़ी है और जिस तरह से सप्लाई को लेकर कंसर्न है, क्वालिटी को लेकर चिंता है, उससे भी यहाँ पर फ़ायदा मिला। ग्लोबल डिमांड तो मजबूत है ही। तरुण जी, आपका व्यू कॉटन मार्केट को लेकर? मेरे दोनों जो सहयोगी हैं उनके व्यू के साथ मैं भी जाना चाहूंगा। देखिए, सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में टाइट है, प्रोडक्शन हमारा 7% से कम है, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई टाइट है, स्टॉक टू यूज रेशियो ग्लोबल मार्केट का देखें या इंडियन मार्केट का देखें, वो टाइटर सिचुएशन बता रहा है। अब सप्लाई साइड टाइट है, डिमांड बढ़ी रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एक्सपोर्ट अच्छे हो रहे हैं इंडिया से। बीच में कल परसों 3 है और मार्केट में थोड़ा टॉक भी था कि एक्सपोर्ट बैन कर सकते हैं या फिर फ्यूचर बैन कर सकते हैं। तो प्राइस में ब्रेकडाउन देखा हमने, 4% का करेक्शन देखा, लेकिन ये जो जैसे ही हवा हटी ना, हमने 1 सेकंड देखा प्राइसेस बैक टू फंडामेंटल पर शिफ्ट कर गए। एंड मेरे को लगता है जब सप्लाई टाइटनेस है तो प्राइसेस तो ऊपर रहेंगे ही। पॉसिबिलिटी है कि इन द कमिंग डेज कॉटन के प्राइस 36,000 से 37,000 डोमेस्टिक बोर्सेज में देखने को मिले। ओके, यानी तीनों ही जानकारों को लगता है कि कॉटन तेजी है और अमित ने तो साफ कॉल भी दी है कि 37,200 के टारगेट के लिए आप कॉटन खरीद सकते हैं और कॉटन केक के लिए जो टारगेट इन्होंने दिया है 3550 से 3600 रुपए का कॉटन केक का टारगेट है, यानी दोनों में खरीदारी की सलाह है और तीनों ही जानकारों को फंडामेंटली भी लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग काउंटर है। चलिए यहीं समेटते हैं कमोडिटी नाउ को। शुक्रिया तरुण जी आपका, कुणाल जी आपका और अमित जी आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखी। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। नमस्कार।